हेलो दोस्तों। आज से हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री वाले पोर्शन को उठाए हैं। तो इसमें हम लोग एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न सभी का टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में हम लोग देखेंगे। और जिस टॉपिक का हम एमसीक्यू करेंगे उससे प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। फैक्ट के साथ पूरे डीपली में जाएंगे और एक आपका जो भी टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका लेवल थोड़ा सा अपर रहेगा, जो आप लोग को यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस हो गया या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो गया उसके लिए ये बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले एंशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक हम लिए हैं वह है आपका ऐतिहासिक सोर्स। ऐतिहासिक स्रोत का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिए, बिल्कुल आप लोग को ये सीरीज पसंद आएगा, ये मेरा वादा है। चलिए आइए तो हम लोग पहले देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री वाले पोर्शन को हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोग को ये जानना होगा कि अच्छा ये हिस्ट्री है क्या, इतिहास जो है ये है क्या। तो सबसे पहले अगर इतिहास की बात किया जाए तो याद रखना है आप लोग को कि अतीत के में जो भी घटना घटित होता है, कहने का मतलब अतीत में घटित घटनाओं का जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, अतीत में घटित घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इसे मानव इतिहास के देखा जाए तो उन पहलुओं को समझने में सहायता मिलती है जो हम लोग प्रारंभिक चरण से अभी तक का जो वर्तमान का दौर है, यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे हैं, कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, इस बीच में क्या क्या घटना घटा, ये सब का ही अध्ययन सम्मिलित रूप से हमारा क्या कहलाता है, तो इतिहास कहलाता है। परंतु इसमें देखिएगा कुछ लोगों का मानना है कि इतिहास युद्ध और शासकों की कहानियां तक ही सीमित है। बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि इतिहास जो है युद्ध और शासकों की कहानियां तक ही क्या है, सीमित है, परंतु ऐसा नहीं है। इतिहास का जो आप देखिएगा क्षेत्र तो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि इतिहास को समझने के लिए हमको बहुत सारे दृष्टिकोणों का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। खैर हम इतिहास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए हैं, हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वो है इतिहास का वह कालखंड जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इतिहास का वह कालखंड जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है परंतु अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उस कालखंड को क्या कहते हैं। तो आप लोग बता दीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर होने वाला है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। नहीं मतलब इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में देखिएगा आप लोग तो उसमें लिखित साक्ष्य देखने को मिलता है। क्लियर है, लिखित साक्ष्य देखने को मिलेगा परंतु अभी उसको पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें ही आप लोग देख लीजिए तो आप लोग को पता होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता आप लोग देख सकते हैं, इसमें हड़प्पा सभ्यता आप लोग देख सकते हैं। इसको भी आद्य ऐतिहासिक कालखंड में रखा गया है। अभी जो भी साक्ष्य मिला है वो लिखित तो है परंतु अभी तक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। इसी में आप लोग वैदिक सभ्यता भी देख सकते हैं। क्या? तो वैदिक सभ्यता भी देख सकते हैं। चलिए, अगर इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को जानिएगा आप लोग तो इसमें मिलेगा आपको कि इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य ही नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य ही देखने को नहीं मिलेगा। वैसे कालखंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक कालखंड कहते हैं। ऐतिहासिक कालखंड की बात किया जाए तो इसमें याद रखिएगा इसमें लिखित साक्ष्य है तो मौजूद है और इसके साथ साथ इसको पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है, तो इस कालखंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक कालखंड, यानी पढ़ा जाने लगा है। इस कालखंड को ऐतिहासिक कालखंड के नाम से जाना जाता है। जैसे आप लोग महाजनपद पीरियड में प्रवेश करिएगा तो उस समय 600 ईस्वी के आसपास से कहा जाता है कि ऐतिहासिक काल के प्रमाण वगैरह मिलने लगते हैं। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन आपका है सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है जिससे संबंधित वैदिक युगीन, कहने का मतलब वैदिक युगीन यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद वगैरह हुआ, उसमें से आप लोग याद रखना है वैदिक युगीन में मोस्टली ऋग्वेद से में देखने को मिलता है मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का नाम उल्लेख मिलता है। तो अब बताना है कि इसका संबंध किस अभिलेख से है जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख है, गिरनार अभिलेख है, बगाचकोई अभिलेख है या फिर एहोल अभिलेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बगाचकोई अभिलेख। क्या हो जाएगा, बगाचकोई अभिलेख। उनके बगाचकोई अभिलेख जो है इस सबसे पुराना अभिलेख है। क्या है, तो सबसे पुराना अभिलेख आपको देखने को मिलेगा बगाचकोई अभिलेख। ठीक है, और इसका समय काल अगर देखा जाए तो लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का समय है। 1400 ईस्वी पूर्व का समय इसका माना जाता है, किसका, बगाचकोई अभिलेख का। इसको हम लोग एशिया माइनर के अभिलेख के नाम से भी जानते हैं।
एशिया माइनर, ठीक है। एशिया माइनर के अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, और इस अभिलेख में कहा जाता है कि मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य का नाम उल्लेख मिलता है। जो आपको वैदिक के कालीन जो पढ़िएगा आप लोग ऋग्वेद, तो उसमें भी ये नाम का उल्लेख मिलता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि बगाचकोई अभिलेख का संबंध जो है, ऋग्वेद का संबंध जो है बगाचकोई अभिलेख से है। क्लियर है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका हाथी गुफा अभिलेख। तो ये याद रखिए, ये आपका देखने को मिलेगा हाथी गुफा अभिलेख है, वो कलिंग नरेश खारवेल का, इनका खारवेल का। तो ये हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है, और ये चेदी डायनेस्टी से संबंधित है। क्लियर है। चेदी डायनेस्टी के बहुत ही महानतम शासक हुए थे, इन्हीं का हाथी गुफा अभिलेख है, उदयगिरी पर्वत के पास देखने को मिलेगा। एक बात और इसमें याद रखिएगा, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख यहाँ से ही प्राप्त होता है, हाथी गुफा अभिलेख से ही। क्लियर। अब एक आपको है बी ऑप्शन में गिरनार अभिलेख। तो गिरनार अभिलेख को अगर देखिए तो इसका बात याद रखना है कि इसको हम लोग जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। क्या? तो जूनागढ़ अभिलेख के नाम से ही जानते हैं, जो रुद्रदामन का है। किनका है? रुद्रदामन का देखने को मिलेगा आपका जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। और इसी में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ही पता चलता है कि आप लोग को पता ही होगा कि सबसे महानतम शासक में से एक थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य वंश का, और उनके द्वारा जो पश्चिमी सीमा विस्तार किया गया था, जिसका उल्लेख इसी रुद्रदामन में के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गुजरात में आपका एक सुदर्शन झील का निर्माण वगैरह करवाया गया था, जिसका उल्लेख इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ से प्राप्त होता है। ये केहोल अभिलेख याद रखिएगा। ये होल अभिलेख किसका है? तो ये होल अभिलेख है आपका पुलकेशिन द्वितीय का। किनका है? पुलकेशिन द्वितीय का। इसी पुलकेशिन द्वितीय का ये होल अभिलेख की रचना जो किया गया था, इनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था रविकृति, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था, जिसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध होता है उसी का वर्णन किया गया है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था हर्षवर्धन को। चलिए ठीक है, आइए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बगाचकोई अभिलेख। ये तीसरा अभिलेख, तीसरा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? यशोवर्मन से है, स्कंदगुप्त से है, गौतमी बलसिरी से है, या फिर समुद्रगुप्त से है, या फिर समुद्रगुप्त से है। चलिए तो बताइए इसका आंसर जल्दी से आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यशोवर्मन। क्या हो जाएगा? यशोवर्मन। यशोवर्मन की बात किया जाए तो ये याद रखिएगा, मंदसौर अभिलेख का जिक्र मिलता है, मंदसौर अभिलेख का संबंध मिलता है आपका यशोवर्मन से, ठीक है। ये कहाँ के शासक थे? तो ये याद रखिएगा, मालवा शासक थे, मालवा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मालवा के शासक थे यशोवर्मन, और इन्हीं का जो अभिलेख है वो है आपका मंदसौर अभिलेख, ठीक है। इसमें यशोवर्मन की ही कृति या फिर इनके शौर्य का वर्णन किया गया इसमें। चलिए तो ये होगा आपका यशोवर्मन। अब यही स्कंदगुप्त देखिएगा तो इनका अभिलेख याद रखिएगा आप लोग। स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है, वो है भीतरी स्तंभ लेख। कौन सा अभिलेख है? तो भीतरी स्तंभ लेख एक इनका अभिलेख है, तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त का। गौतमी बलसिरी का भी याद रख लीजिएगा आप लोग, यह है आपका नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? नासिक अभिलेख है, ठीक है। तो नासिक अभिलेख इनका देखने को मिलेगा, आपका गौतमी बलसिरी का देखने को मिलेगा। चलिए आगे आइए, चौथे नंबर पे आते हैं। समुद्रगुप्त, तो इनका भी याद रखिएगा, ये समुद्रगुप्त का आप लोग को देखने को मिलेगा प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा किनका? समुद्रगुप्त का। जैसे देखिए यही प्रयाग स्तंभ जो है, जो पहले का नाम आप लोग याद रखिएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया, ठीक है। इसी प्रयाग स्तंभ अभिलेख में जो हरिसेन के द्वारा लिखित है, इसमें समुद्रगुप्त के शौर्य का वर्णन किया गया है। इनके द्वारा जो भी युद्ध वगैरह किए थे, जो भी अपना साम्राज्य विस्तार वगैरह किए थे, उसका वर्णन इसी प्रयाग स्तंभ अभिलेख में देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, अब आइए चौथे नंबर को देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका, अच्छे से पढ़िएगा। वो क्वेश्चन है आपका, प्राचीन सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मतलब आप लोग को प्राचीन सिक्कों को, जो प्रारंभिक समय में जो सिक्के चलते थे, कैसे सिक्के चलते थे, उस पर आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन है आपका, आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। क्या आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं? जरा सोचिएगा। सेकेंड ऑप्शन है आपका, वो है बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम मिलते हैं। क्या ये सही है? थर्ड ऑप्शन है, सिक्कों के आधार पर राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन का कहना है कि सिक्कों के आधार पर क्या आप राजवंश के इतिहास को का निर्धारण कर सकते हैं, किया जाता था। चलिए ये आप लोग विचार करिए थोड़ा सा। इसमें देखिएगा आप लोग, तो ये आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और थर्ड तीनों ऑप्शन सही देखने को मिलेगा। तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बी और सी तीनों, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या था, अगर ये सिक्के का अध्ययन की बात किया जाए, सिक्कों का अध्ययन की बात किया जाए आपका, तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है आपका न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। अब प्राचीन काल की अगर सिक्कों की बात किया जाए, प्राचीन काल की सिक्कों की बात किया जाए तो इसको हम लोग आहत सिक्के के नाम से जानते थे। किस नाम से? आहत सिक्के, या फिर कह सकते हैं इसको पंचमार्क सिक्के के नाम से जानते थे। पंचमार्क सिक्के के नाम से जानते थे, ठीक है। अब ये जो मुद्राएं होती थी, इस पर प्रारंभिक चरण में क्या किया जाता था कि ये मुद्राओं पर वृक्ष, कोई छाल हो गया, उस पर ही ये लोग लिख दिया करते थे। जैसे ये मुद्रा पर आप लोग को वृक्ष का चित्र वगैरह देखने को मिलेगा, देवी देवताओं का चित्र देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ जंगली जानवरों का भी प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। तो ये आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आप देखिएगा जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री के में जैसे ही आप बहुत सारे ऐसे ही शासक के बारे में पढ़िएगा जिनके सिक्के पर राजा और देवताओं के नाम तथा उसके तिथियों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें आप लोग सबसे पहले पढ़े होंगे, सभी लोग को पता होगा समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का आप लोग जानते होंगे अश्वमेध प्रकार के सिक्का। क्या? तो समुद्रगुप्त का आप लोग को पता होगा अश्वमेध प्रकार का सिक्का, ठीक है। उसके साथ साथ वीणा वादन प्रकार का सिक्का, यह भी देखने को मिलेगा आपका किनका? समुद्रगुप्त का, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस सिक्के पर राजाओं का नाम, देवी देवताओं का अंक। हाँ, एक और याद रखिए, कनिष्क भी इसमें आप लोग ले सकते हैं। तो कनिष्क के सिक्का से भी आप लोग को देखने को मिलेगा क्या? तो कनिष्क के सिक्का से भी आप लोग को देखने को मिलेगा भगवान शिव के बारे में, शिव का अंकन इस पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस वजह से कह सकते हैं कि हम लोग सिक्कों के आधार पर ही राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है और सेकेंड ऑप्शन भी आपका सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी। क्लियर है? चलिए आगे आइए, और आगे हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका है, अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या है? सही है। सेकेंड ऑप्शन है, कार्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम में केवल मौर्य के अभिलेखों को प्रकाशित किया गया है। थर्ड ऑप्शन है आपका, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक लिपि में देखने को मिलता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए सी, ए बी, बी सी या फिर केवल बी? चलिए बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए एंड सी। क्या हो जाएगा? ए एंड सी। देखिए ए एंड सी कैसे होगा, ये तो आप लोग को सभी को पता होता है होगा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अब देखिए, अभिलेखों का अध्ययन तो एपिग्राफी हो गया, यहाँ पर बात है आपका कार्पस इंडिक्रिप्शंस इंडिकेरम इसका। तो इसमें देखिएगा आप लोग, तो इसमें केवल मौर्य काल के ही सिक्कों को प्रकाशित नहीं किया गया, मौर्य काल के अभिलेखों को ही प्रकाशित क्यों नहीं किया गया है। इसमें अगर देखिएगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कार्पस इंडिक्रिप्शंस इंडिकेरम नामक जो ग्रंथ माला है, इसमें आपको मौर्य के साथ साथ यहाँ देखने को मिलेगा आपको मौर्योत्तर काल हो गया। इसके साथ साथ गुप्त काल भी देखिएगा आप लोग पढ़िएगा। क्या? तो गुप्त काल भी अगर पढ़िएगा तो उसमें भी देखिएगा कि इसका भी जो बहुत सारे अभिलेख ऐसे देखने को मिलेगा जिसका प्रकाशन जो प्रकाशित हुआ है आपका कार्पस इंडिक्रिप्शंस इंडिफेरम नामक ग्रंथमाला में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक लिपि में मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अशोक के अभिलेख देखिए, मोस्टली अगर अशोक के अभिलेख का बात किया जाए तो मोस्टली देखने को मिलता है ब्राह्मी में, ठीक है। इसमें ब्राह्मी भाषा में देखने को मिलता है, ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलता है। परंतु ब्राह्मी लिपि के बाद भी कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो आपको खरोष्टी और अरमाइक लिपि में देखने को मिलता है। जैसे आप लोग देखिएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिला है सम्राट अशोक का, वो अभिलेख यूनानी या फिर अरमाइक लिपि में लिखा गया था। उसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया था वो क्या किया गया था? तो वो याद रखिएगा, यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। कहाँ? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो आप लोग को लिपि देखने को मिलेगा सम्राट अशोक का, वो देखने को मिलेगा किस में? तो आप लोग को देखने को मिलेगा अरमाइक। क्या? अरमाइक या यूनानी भाषा में।
यूनानी लैंग्वेज में देखने को मिलता है। क्लियर है? इसके साथ साथ देखिएगा कुछ और भी अभिलेख देखने को मिलेगा जो आपको सम्राट अशोक का खरोष्टी भाषा में भी देखने को मिलता है। याद रखिएगा ब्राह्मी भाषा जो है वो बाएं से दाएं तरफ लिखा जाता है और वही खरोष्टी भाषा देखिएगा तो वो आपको दाएं से बाएं लिखा जाएगा। ब्राह्मी बाएं से दाएं और खरोष्टी दाएं से बाएं। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और सी। क्या? ए और सी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कार्पस इंडिकेरम इनक्रिप्शंस इंडिकेरम में मौर्य काल के ही अभिलेखों को प्रकाशित नहीं किया गया, बल्कि इसके अतिरिक्त मौर्य के साथ साथ मौर्योत्तर और गुप्त काल के भी बहुत सारे अभिलेख इसमें प्रकाशित किए गए थे, देखने को मिलता है। अशोक का अभिलेख के ब्राह्मी खरोष्टी अरमाइक लिपि में देखने को मिलता है। तो ए और सी सही हो जाएगा यहाँ पे और बी गलत हो जाएगा आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। ए और सी। चलिए आगे आइए और हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 6ठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा है और वो है आपका अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। एमपीपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एमपीपीएससी प्री में भी पूछा हुआ था आपको 2015 में। तो किस नाम से जाने जाते हैं? या प्रियदर्शी, सम्राट, चक्रवर्ती या फिर धर्मक्रोधी। तो वो आपका आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है? अब प्रियदर्शी का बात किया जाए तो यहाँ पे देखिएगा प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है। तो प्रियदर्शी का अर्थ जो होता है आपका, प्रियदर्शी का जो अर्थ होता है वो आप लोग को देखने को मिलेगा क्या? तो वो अर्थ देखने को मिलेगा आपको, प्रियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला। क्या होता है? मुखाकृति वाला। प्रियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रियदर्शी का नाम से उल्लेख मिलता है कहाँ पे? तो वो सम्राट अशोक के सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो आपका हो जाएगा प्रियदर्शी। अब यहाँ पे देखिएगा दो अभिलेख और इनका याद रखिएगा, वो है मास्की और गुर्जरा। ठीक है, मास्की और गुर्जरा। इस समय सम्राट अशोक के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख मिलता है, यानी अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका प्रियदर्शी सामान्यतः, याद रखिएगा प्रियदर्शी। आगे आइए और आगे हम लोग देखते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन का। तो 7वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक क्वेश्चन अच्छा है तो, और वो क्वेश्चन है सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में दिया गया है? सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण कौन सी पुस्तक में देखने को मिलेगा? तो वो देखने को मिलेगा आपको अष्टाध्यायी में। किस में देखने को मिलेगा? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी पुस्तक क्या? तो याद रखिएगा ये पुस्तक जो लिखा गया है वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। लगभग कहा जाता है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिख दिए थे पुस्तक। कब का है? तो ये याद रखिएगा आप लोग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। क्लियर है? ईस्वी पूर्व का है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था पुस्तक। अब ये देखिएगा तो ये व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। क्या है? व्याकरण से संबंधित पुस्तक है आपका। कौन सा पुस्तक है? तो आपका देखने को मिलेगा अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो व्याकरण से संबंधित पुस्तक है, जिसमें तत्कालीन कहा जाता है कि समाज, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के व्यापक पक्षों को इसमें उजागर किया गया है पाणिनि के द्वारा। और ये पाणिनि के द्वारा लिखित पहला व्याकरणिक ग्रंथ है। कौन सा? अष्टाध्यायी। कौन सा? अष्टाध्यायी। चलिए ठीक है। तो महाभारत की बात किया जाए तो आप लोग को पता ही होगा इसके रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जी है। क्लियर है? रामायण वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी हैं। राजतरंगिणी याद रखिएगा एक कलहन का पुस्तक है। किनका पुस्तक है? कलहन का पुस्तक है, जिससे हम लोग को जम्मू कश्मीर के इतिहास का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है, इसमें किया गया है राजतरंगिणी पुस्तक में कलहन के द्वारा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अष्टाध्यायी हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। तो क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब इसमें कथन पर विचार करना है हरिसेन के बारे में। देखिए थोड़ा सा यहाँ स्प्रिंट हो गया है। हरिसेन के बारे में करना है। किनके बारे में? हरिसेन के बारे में कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। तो ये तो आपको सही देखने को मिलेगा ऑप्शन, बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन है उसने देवी चंद्रगुप्तम काव्य की रचना किया। क्या है? सही है। थर्ड ऑप्शन है यह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता है। जल्दी बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा आपका फर्स्ट और थर्ड ये दो ऑप्शन सही देखने को मिलेगा और सेकेंड ऑप्शन आपको गलत देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। क्या हो जाएगा? 1 और 3। अब देखिए जो हरिसेन है, हरिसेन संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और ये हरिसेन इनके दरबारी कवि थे। तो ये हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है,
गुप्त शासक समुद्रगुप्त के क्या थे, तो दरबारी कवि थे, ये बिल्कुल सही है। और इसी हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया गया था। क्या? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया गया था, तो आपका ये भी सही है, जिसमें हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत एवं उनके विजयों का व्यापक उल्लेख इसी पुस्तक से मिलता है, इसी अभिलेख से मिलता है देखने को प्रयाग प्रशस्ति से। अब देवी चंद्रगुप्तम काल की रचना क्या इनके द्वारा किया गया था, तो नहीं, देवी चंद्रगुप्तम की रचना जो किया गया था वो किया गया था आपका विशाख दत्त के द्वारा। देवी चंद्रगुप्तम किनके द्वारा लिखा गया था, जल्दी बता दीजिए आप लोग। तो देवी चंद्रगुप्तम जो लिखा गया था वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। इनके द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा, ठीक है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। और इसमें याद रखिएगा, ये जो विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम लिखा गया था, ना कि हरिसेन के द्वारा, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। क्लियर है, 1 और 3 हो जाएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन पे। और वो आपका 9th क्वेश्चन क्या है, तो 9वां क्वेश्चन देखिएगा, वो आप लोग को देखने को मिलेगा, कलहन के द्वारा जो रचित पुस्तक है राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्लियर है, कलहन के द्वारा रचित जो पुस्तक है इसका संबंध किससे है, तो वो आप लोग बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त के शासन से, गीतों के संकलन से, कश्मीर के इतिहास से, या फिर कृष्णदेवराय के शासन से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के इतिहास से। कलहन के द्वारा जो रचित पुस्तक है राजतरंगिणी, क्या? तरंगिणी, ठीक है। एक इनके द्वारा रचित है, तो कलहन के द्वारा रचित है। कलहन के द्वारा लिखा गया है आपका कौन सा ग्रंथ, कौन सी पुस्तक, तो आपका राजतरंगिणी, जिसमें से हम लोग को किस चीज़ के बारे में जानकारी पता चलता है, तो एक कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी पता चलता है, ठीक है। अब राजतरंगिणी का अर्थ की बात किया जाए तो इसका अर्थ आप लोग याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है राजाओं की धारा। क्या होता है? राजाओं की धारा। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ देखने को मिलेगा आपको राजाओं की धारा, ठीक है। इसकी रचना कलहन के द्वारा 12वीं शताब्दी में किया गया था। कब? 12वीं शताब्दी में इसका रचना देखने को मिलता है राजतरंगिणी का। 12वीं सदी में रचना किया गया था राजतरंगिणी का कलहन के द्वारा, जिससे याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के शासकों के चरित्रों का संग्रह इसमें किया गया है। और इसी से पता चलता है राजतरंगिणी के कलहन पुस्तक से ही कि जम्मू कश्मीर का जो राजधानी हुआ करता है श्रीनगर, इसका स्थापना, श्रीनगर का स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, अशोका के द्वारा किया गया था। ये भी इसी पुस्तक से पता चलता है आपका राजतरंगिणी पुस्तक से, जिसका संबंध कलहन से है, कलहन के द्वारा जो लिखा गया था। क्लियर है। अब इसमें ये भी याद रखिएगा, यही राजतरंगिणी जो पुस्तक है ऐतिहासिक लेखन की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है और एक पहली कृति है जिसमें आधुनिक काल के इतिहास लेखन के लक्षण दिखाई देता है। तो याद रखिएगा राजतरंगिणी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इससे हम लोग को कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कौन सा? सी नंबर। चलिए 10वें नंबर देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, और वो है सुमेलिन करना है, यानी मिलान करना है 1 का 2 से, सूची 1 का सूची 2 से। सूची 1 में आप लेखक को हम रखे हैं और सूची 2 में इनके रचना को रखें। कौन सा सुमेलन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका वानभट्ट, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है यानी बी ऑप्शन है आपका विलान, सी है अतुल और डी है संध्याकर नंदी। और वही आप रचना में देखिएगा तो 1 पर है रामचरित्र, 2 पर है मुसिक वंश, 3rd पे है हर्ष चरित्र और 4th पे आपको देखने को मिलेगा विक्रमांक देव चरित्र। तो चलिए बताइए, ये आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शन ए जो वानभट्ट है ये हर्ष चरित्र लिखा गया है इनके द्वारा। क्लियर है। और वही देखिएगा आप विलहन, तो ये विलहन के द्वारा लिखा गया है आपका विक्रमांक देव चरित्रम। क्लियर है, विक्रमांक देव चरित्रम लिखा गया है किनके द्वारा? विलहन के द्वारा, ठीक है। और वही सी अतुल के बारे में आप देखिएगा तो इनके द्वारा लिखा गया है मुसिक वंश और संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया है आपका रामचरित्र। तो क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपका 3, ए का 3, बाकी कोई भी 3 है ही नहीं। आंसर आपका हो गया सी। क्या हो गया? सी। देखिए वानभट्ट हर्ष चरित्र की बात अगर करेंगे हम लोग, क्या हर्ष चरित्र की अगर बात करेंगे हम लोग तो एक इनके द्वारा लिखा गया है, वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है, इनके द्वारा वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है आपका हर्ष चरित्र, ठीक है। हर्ष चरित्र गद्य भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा है इसका? तो एक गद्य काव्य है। क्लियर है, कौन सा काव्य है? एक गद्य काव्य है। और इससे में क्या मिलता है हर्ष चरित्र में? तो हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन के वृत्तांत का वर्णन किया गया है। किनका? हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन के इतिहास का वर्णन किया गया है इसमें। क्लियर है। तो ये वानभट्ट का तो हर्ष चरित्र बिल्कुल सही है।
अब विल्हन के विक्रमांक देव चरित्रम देखिए, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। विक्रमांक देव चरित्र, तो ये लिखा किसके द्वारा गया है? तो ये लिखा गया है विल्हन के द्वारा। किनके द्वारा? विल्हन के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है? और इसमें देखिएगा, आप पढ़िएगा तो एक वंश देखने को मिलेगा आपको, चालुक्य वंश। चालुक्य में भी आप लोग वेंगी के चालुक्य पढ़ेंगे, कल्याणी के चालुक्य पढ़ेंगे, तो उसी में से एक देखिएगा आपको, कल्याणी के चालुक्य में एक राजा थे बहुत ही प्रतापशाली। कल्याणी के चालुक्य में क्या? तो कल्याणी चालुक्य राजा थे, जिनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था विक्रमादित्य फिफ्थ। क्या नाम था? विक्रमादित्य फिफ्थ। ठीक है? और यही विक्रमादित्य फिफ्थ जो है, इन्हीं के से संबंधित विस्तृत जानकारी या विवरण आपको ये विक्रमांक देव चरित्रम नामक पुस्तक से मिलता है। कानून चालुक्य के शासक थे विक्रमादित्य फिफ्थ, कल्याणी के चालुक्य में से एक थे। क्लियर है? अब थोड़ा सा देखिए मूसिक वंश, जो अतुल का पुस्तक है, मूसिक वंश को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये मूसिक वंश याद रखिएगा, ये क्या है? तो ये 11वीं सदी में लिखित बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है? कब लिखा गया था ये? तो ये 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में लिखा गया है। महत्वपूर्ण पुस्तक है, एकमात्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है 11वीं शताब्दी का, मूसिक वंश। ठीक है? और ये मूसिक वंश, और इसमें क्या मिलता है? तो इसमें देखिएगा आप लोग, मूसिक वंश वृत्तांत है, जिसका शासन मूसिक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसी का वृत्तांत है मूसिक वंश का ही, जिसका शासन आप लोग देखिएगा तो उत्तरी केरल में था। ये मूसिक वंश का शासन किस तरफ था? तो इसका शासन था आपका उत्तरी केरला में, उत्तरी केरला में शासन था। और इसी मूसिक वंश के बारे में, उसी का वृत्तांत को वर्णन किया गया है, जिसका रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, इसका रचयिता है अतुल। कौन है? अतुल। क्लियर है? अतुल। चलिए एक आप लोग देखिएगा संध्याकर नंदी। ठीक है? संध्याकर नंदी, इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। संध्याकर नंदी, ये आप लोग, आपको लिखा गया संध्याकर नंदी के द्वारा रामचरित्र है। क्या लिखा गया है? रामचरित्र। एक इनके द्वारा लिखा गया है, संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है? ये संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें रामचरित्र है तो ये मत सोचिएगा कि प्रभु राम का कथा का वर्णन किया गया होगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या वर्णन किया गया? तो इसमें याद रखिएगा, कैवर्त जाति के किसान। कौन सा जाति है? कैवर्त जाति के किसान। और इसी किसान के खिलाफ अभियान हुआ था पाल वंश के शासक रामपाल का। किसका? जल्दी बताइए। रामपाल का। ठीक है? और ये रामपाल और कैवर्त जाति के किसानों के बीच जो लड़ाई हुआ था, संघर्ष हुआ था, इसी का वर्णन किया गया है, जिसमें रामपाल क्या हुआ था? विजयी हुआ था। रामपाल क्या हुआ था? तो आपका विजयी हुआ था। इसका वर्णन किया गया है इसमें रामचरित्र में। ठीक है? इसमें रामचरित्र में, जो संध्याकर नंदी के द्वारा लिखित है, इसमें वर्णन किया गया है कैवर्त जाति के किसान और जो रामपाल के बीच संघर्ष हुआ था, लड़ाई हुआ था, उसी का वर्णन किया गया है, जिसमें रामपाल, पालवंशीय शासक रामपाल का क्या हुआ था? विजय हुआ था। चलिए आज का हम लोग का टॉपिक हो गया समाप्त, क्वेश्चन हो गया समाप्त, और हम लोग आज यहाँ तक ही छोड़ते हैं। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल। आप लोग को कैसा लगा ये सेशन कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है? बाय बाय। शेयर सब्सक्राइब, अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। ठीक है? थैंक यू सो मच।